क्या बांग्लादेश का नया सुल्तान भारत का दोस्त बनेगा? यह सबसे बड़ा सिरदर्द है। 35 साल का इतिहास बदल गया है। हसीना जा चुकी है और तारिक रहमान ने 200 सीटों के साथ ढाका पर कब्जा कर लिया है। लेकिन असली खेल गंगा के पानी पर फंसा हुआ है। क्या मोदी और रहमान की इस दोस्ती के पीछे कोई सीक्रेट डील है? चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं कौशल सिंह और आप देख रहे हैं नजरिया भारत का। बांग्लादेश की राजनीति में आज वो हो गया जिसकी कल्पना शायद कुछ महीने पहले तक नामुमकिन लग रही थी। 19 महीने के भीषण राजनीतिक उथल पुथल और सड़कों पर खून खराबा और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अब बांग्लादेश को एक स्थिर सरकार मिलने जा रही है। नतीजे साफ कर रहे हैं कि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ने क्लीन स्वीप कर दिया है। 300 सीट वाली संसद में बहुमत के लिए 152 सीट चाहिए थी, लेकिन तारिक रहमान का आंकड़ा 200 प्लस पर जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, कहानी उस जमात इस्लामी की हार की भी है जिससे कट्टरपंथ का चेहरा माना जा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल 35 साल का शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच झूलने वाले बांग्लादेश के लिए तारिक रहमान क्या नया लेकर आएंगे? क्या वो भारत के दोस्त बनेंगे या पाकिस्तान की गोद में बैठेंगे? आज इसी का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले आंकड़ों को समझते हैं। जिस जमात इस्लामी ने 11 पार्टियों की गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, जिसे लग रहा था कि छात्र आंदोलन की लहर पर सवार होकर वो सत्ता हथिया लेगा, वो सिर्फ 70 सीटों के आसपास ही जाकर के सिमट गई। यहां गौर करने वाली बात है कि छात्र शक्ति, जिस छात्र आंदोलन ने शेख हसीना की कुर्सी हिला दी, उसकी पार्टी को महज 5 से 6 सीटें मिली। इससे एक बात साफ है कि बांग्लादेश की जनता बदलाव को चाहती थी, लेकिन वो अराजकता या कट्टरपंथ का हाथ में नहीं था। अराजकता या कट्टरपंथ के हाथ में देश को नहीं सौंपना चाहती थी। तारिक रहमान की ये प्रचंड बहुमत क्यों मिला? सिंपैथी फैक्टर है क्या इसमें? बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद उपजी सहानुभूति की वजह से। वोट ट्रांसफर। आवामी लीग हसीना की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। उसके समर्थकों के पास 2 विकल्प थे, कट्टरपंथी जमात या तुलनात्मक रूप से उदार बीएनपी। उन्होंने कम बुरे लेस एविल को चुना। महिला वोटर जमात ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया, जिससे आधी आबादी सीधे बीएनपी का रुख कर ली। अब बात करते हैं उस शख्स की जो 17 साल से निर्वासन के बाद प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तारिक रहमान। बहुत से लोग इन्हें वेस्टर्न एजेंट कह रहे हैं, तो कुछ इन्हें भारत के करीबी बता रहे हैं। सच्चाई क्या है? देखिए, जब खालिदा जिया का निधन हुआ, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद ढाका गए। उन्होंने तारिक रहमान से हाथ मिलाकर संवेदना प्रकट की। पीएम मोदी ने एक बेहद भावुक पत्र भेजा। यह महज औपचारिकता नहीं थी, यह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। ब्रिटेन में भारत के राजदूत एस दुर्रईस्वामी, जो पहले बांग्लादेश में राजदूत रह चुके हैं, वे तारिक रहमान के करीबी दोस्त माने जाते हैं। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भारत ने पहले ही तारिक रहमान के साथ ब्रिज बना लिया था। यही वजह है कि नतीजे पूरी तरह आने से पहले ही पीएम मोदी ने उन्हें बधाई संदेश भेज दिया। और उधर से जवाब क्या आया कि भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और हम मल्टी
डायमेंशनल रिश्तों के इच्छुक हैं। ये बयान संकेत है कि इंडिया आउट कैंपेन अब ठंडे बस्ते में जाने वाला है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, गंगा वाटर ट्रीटी 2026। गंगा वाटर ट्रीटी 2026 जो है दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है लेकिन भूगोल अपनी जगह। बांग्लादेश की 22% जीडीपी और 10 करोड़ लोगों का प्यास गंगा नदी हुगली पर निर्भर है। इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में हुगली बोला जाता है। इस नदी पर उनकी प्यास, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी कृषि सब निर्धारित होती है। 1996 में हुई 30 साल की यह संधि मई 2026 में खत्म होने वाली है। अप्रैल 2026 में इस पर बातचीत होनी है। भारत ने गेंद बांग्लादेश के पाले में डाल दी है। अगर बांग्लादेश को पानी चाहिए तो उसे भारत के 3 शर्त माननी होंगी। पहला, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। हिंदुओं पर हो रहे हमले बंद होने चाहिए। दूसरा, सुरक्षा की गारंटी। बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। और तीसरा, कनेक्टिविटी, ट्रांजिट और ट्रेड पर सहयोग। तारिक रहमान जानते हैं कि अगर गंगा का पानी कम हुआ तो बांग्लादेश में भूखमरी जैसे हालात हो जाएंगे। इसलिए वो शपथ लेने से पहले ही पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जता चुके हैं। यहां पर और बड़ा ट्विस्ट है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जिन्हें पश्चिम यूएसए का समर्थन प्राप्त था, वे तारिक रहमान की आंखों में खटक रहे हैं। तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनुस का जुलाई चार्टर और असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, तारिक रहमान ने खुलेआम कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ाने के लिए यूनुस जिम्मेवार हैं। यह भारत के स्टैंड से मेल खाता है। ये ने शायद यूनुस को बैकअप बनाया था, लेकिन अब उन्हें भी समझ आ गया है कि सत्ता की चाबी तारिक रहमान के पास ही टिकेगी। जमात की 70 सीटें ये जरूर दिखाती हैं कि बांग्लादेश में करीब 25% आबादी अभी भी पाकिस्तान समर्थक विचारधारा रखती है, लेकिन 75% जनता स्थिरता और विकास को चुना है। 35 साल के द्वंद्व का अंत और नए नेतृत्व का उदय बांग्लादेश की राजनीति पिछले 3.5 दशकों से जो 2 बेगमों यानी शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द घूमती थी। यह केवल 2 महिलाओं की सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 अलग अलग विचारधाराओं, एक प्रो लिबरेशन अवामी लीग और दूसरी बांग्लादेशी राष्ट्रवाद बीएनपी की बीच संघर्ष था। 12 फरवरी 2026 के चुनाव परिणामों ने इस चक्र को तोड़ दिया। तारिक रहमान का 200 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में आना यह दर्शाता है कि बांग्लादेश की जनता अब पुरानी करवाहटों से आगे बढ़कर एक स्थिर और आधुनिक नेतृत्व चाहती है। 19 महीने की अस्थिरता ने देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने का जो चोट पहुंचाई थी, जनता ने उस पर मरहम लगाने के लिए तारिक रहमान को चुना है। देखना यह है कि इतिहास क्या लिखा जाता है। तो निष्कर्ष यह है कि बांग्लादेश में हसीना युग के बाद अब रहमान युग की शुरुआत हो रही है। क्या तारिक रहमान अपनी मां खालिदा जिया को पुरानी भारत विरोधी छवि को तोड़ पाएंगे? क्या गंगा जल संधि दोनों देशों को करीब लाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद, धन्यवाद।